गुड मॉर्निंग। क्लास 8 की हिस्ट्री में हमारे अतीत जो हमारी किताब है उसमें लेसन है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। उसके प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो में हम क्वेश्चंस के आंसर समझने के साथ साथ इसके प्रश्नों को भी समझेंगे और कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड इनके बीच में आता है तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जोड़े बनाना है। तो जो भी चीज़ें बाएं तरफ लिखी हैं उनसे हमको देखना है कि वो दाएं तरफ लिखी हुई चीज़ों से किस तरीके से संबंधित है। अगर हमें उनसे कोई मैच मिलता है तो हम उससे उनका जोड़ा बनाएंगे। तो बाएं तरफ लिखी हुई चीज़ें हैं विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकॉले। ये थॉमस मैकॉले है, इसमें टॉमस मैकॉले लिखा हुआ है। महात्मा गांधी और पाठशालाएँ। दाईं तरफ लिखी हुई बातें हैं अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, गुरु, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। प्राकृतिक देखिए एक शब्द है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। तो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा का अर्थ होता है कि जो शिक्षा कक्षाओं में बैठ के नहीं बल्कि कक्षाओं से बाहर बैठ के ली जाती है। जैसे किसी भी आप पेड़ के नीचे बैठ के या पौधों के साथ बैठ के या जो भी प्राकृतिक एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में बैठ के आप अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा कहते हैं। अब हम इनका मैच देख लेते हैं। तो विलियम जोन्स जो थे वो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। तो विलियम जोन्स वैसे तो एक यूरोपियन देश से संबंधित एक व्यक्ति थे, बट उनको अपने देश की संस्कृति के साथ साथ वो जो बाकी संस्कृतियाँ थीं बाकी देशों की, वो उनका भी सम्मान करते थे। तो ये जो बात है ये इनसे संबंधित है। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गुरु के नाम से जाना जाता था हमारे प्राचीन समय में, जब हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था उस समय, और इन्हें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता था। थॉमस मैकॉले जो थे इन्होंने भारत में जो शिक्षा नीति थी उसका को इन्होंने बनाया था और इन्होंने भारतीय शिक्षा नीति में एक नई चीज़ स्टार्ट की थी, वो की थी अंग्रेज़ी शिक्षा को प्रोत्साहन। जो आज हम लोग देखते हैं कि आज भी हमारे स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कंपल्सरी रूप से ज़्यादातर स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, तो वो इन्होंने शिक्षा में अंग्रेज़ी शिक्षा को स्टार्ट किया था क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में जो लोग हैं वो इंग्लिश भाषा को बोलना सीखें और जो ब्रिटिश शासन है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करें। महात्मा गांधी अंग्रेज़ी शिक्षा के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ी शिक्षा भारत के लोग उतना सीखें और उसको जो भारतीय भाषाएं हैं जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है या इसके अलावा भी जो देशी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको इग्नोर करके सीखें। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ी शिक्षा को भारतीय स्कूलों में पढ़ाया जाए। वो चाहते थे जो भारत की भाषाएं हैं उनको यहाँ पर ही पढ़ाया जाए। पाठशालाएँ देखिए संबंधित होती हैं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा से। तो पुराने समय में जो भी पाठशालाएँ होती थीं, अगर आपने पिक्चर्स में या कहीं टीवी में भी हो सकता है, फिल्मों में कहीं देखा हो कि जो पाठशालाएँ होती हैं उसमें गुरुजी होते थे और वह स्पेशली किसी पेड़ के नीचे या किसी ओपन जगह पे बैठ के अपने छात्रों को पढ़ाते थे। तो ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन थे इनको जो सही मैच था वो मैंने अभी आपको करके बता दिया है। अगले प्रश्न में हमें सही या गलत बताना है, जो भी नीचे स्टेटमेंट्स या वाक्य लिखे हुए हैं उसमें। तो पहला है जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। तो ये कथन सही है। जेम्स मिल जो थे वो अंग्रेज़ी संस्कृति या जो यूरोपियन संस्कृति थे आधुनिक, उसके वो समर्थक थे। तो वो जो भी प्राचीनवादी थे यानी कि जो भी प्राचीन चीज़ों को मानने वाले लोग थे उनके वो घोर आलोचक थे, यानी कि उसको वो अच्छा नहीं मानते थे। वो ज़्यादा फेवर करते थे जो भी आधुनिक संस्कृतियां हैं या आधुनिक बातें हैं उन्हीं विचारों का। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होना चाहिए। तो ये बात भी सही है। जो थॉमस मैकॉले थे उन्होंने भारत में 1854 में
शिक्षा से संबंधित डिस्पैच, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित जो नीति बनाई उसमें इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में एजुकेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए हिंदी की बजाय। अगला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ पढ़ना लिखना सीखें, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि पढ़ाई से संबंधित और भी जो चीज़ें हैं, जो समझ है और भी जो विषय है उनका भी ज्ञान भारत के लोगों को हो। तो सिर्फ लिखना पढ़ना इसी तक वो सीमित नहीं रहना चाहते थे। तो साक्षरता का मतलब देखिए मेनली यही होता है कि लोग लिखना और पढ़ना सीख जाएं। तो महात्मा गांधी ये नहीं मानते थे, बल्कि वो शिक्षा को और ज़्यादा आगे तक करने के फेवर में थे। तो ये कथन असत्य है। घ है, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा नहीं लगता था कि बच्चों को सख्त अनुशासन में होना चाहिए, बल्कि उनके साथ में अच्छी तरह से और उनको समझते हुए उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न 3 है, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों ज़रूरी दिखाई देता था? तो विलियम जोन्स जो एक इतिहासकार थे जो कि काफ़ी रिसर्च करते थे अलग अलग संस्कृतियों पर, तो वो इसको क्यों इतना जानना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, विलियम जोन्स 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर नियुक्त होकर वो भारत आए थे। उन्होंने भारतीय भाषाओं और साहित्य का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित कारण दिए। तो सबसे पहला कारण उसमें था कि वे भारत और पश्चिम दोनों ही देशों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर का भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव की ऊंचाई पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। पतन होता चला गया मतलब कि उसका ऊंचाइयों पे जाने की बजाय वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ने लगी। वो ये भी मानते थे कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और उनको समझना बहुत आवश्यक है। यानी कि वो ये चीज़ मानते थे कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है, भारत की जो लिखी हुई किताबें हैं, वो सब पिछड़ी हुई नहीं है, बल्कि उनको समझना और उनके महत्व को जानना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से, यानी कि दोबारा अगर हम उनको पढ़ें तो उसी से भारत के भावी विकास का आधार तैयार हो सकता है। यानी कि भारत का फ्यूचर में जो भी विकास होना है, उसको आगे लेके जाना है, उसका जो बेसिस है उसको आगे करने का काम, आगे बढ़ाने का काम इन रचनाओं से और इन विचारों से किया जा सकता है। 4th पॉइंट है, उनका यह विश्वास था कि उनके द्वारा शुरू किए गए परियोजना कार्य से न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति को जानने में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे भारतीयों को भी अपने अतीत, अपनी विरासत और महान उपलब्धियों को जानने और समझने में भी मदद मिलेगी। इसका अर्थ है कि जो विलियम जोन्स थे वो ये मानते थे कि भारत में बहुत ज़्यादा मूल्यवान किताबें और विचारों का निर्माण हुआ है और उसको जानना भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको भारत के विकास के लिए, उसको अग्रसर करने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश चीज़ें और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से ही भारत आगे नहीं जा सकता है। 4th क्वेश्चन है, जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? तो देखिए, ये जो जेम्स मिल हैं और थॉमस मैकॉले हैं, उन्होंने भारत में इंग्लिश भाषा को स्कूलों में पढ़ाने का और वहाँ की जो किताबें थी, वहाँ के जो विचार थे, उनको भारत में की शिक्षा में इंक्लूड करने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने इसको लागू भी किया। और आज तक हम देखते हैं कि भारत में इंग्लिश लैंग्वेज का और इंग्लिश किताबों का हमारे स्कूल्स में, विद्यालयों में अभी भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इसको अनिवार्य मानते थे। क्यों मानते थे, अभी उसके रीजंस देखते हैं। तो पहला रीज़न ये था कि जेम्स मिल और मैकॉले दोनों ही अंग्रेज़ अधिकारी थे। वे प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली के कटु आलोचक थे और अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली के कट्टर समर्थक थे। यानी कि वो मानते थे कि जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली भारत में चलती आई है वो सही नहीं है
और जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है वो उसके कट्टर समर्थक थे, यानी कि उसको वो बहुत ही ज़्यादा मानते थे। दूसरा है कि उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। इसका अर्थ है कि वो ऐसा मानते थे कि जो पूर्वी समाज है, यानी कि जो पूर्व के देश है जैसे कि भारत है, उनका जो ज्ञान है, इनकी जो किताबें हैं, इनके विचार है, ये सब के सब गलतियों से भरे हुए हैं, ये सही नहीं है और ये सब के सब साइंटिफिक बेसिस पे नहीं लिखे गए हैं, वो ऐसा मानते थे। उनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, यानी कि ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इतना खर्च नहीं करना चाहिए। यानी कि वो मानते थे जैसे कि भारत में मुग़ल थे, वो वहाँ इस समय अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, इन सारे ही भाषाओं को भी भारत के स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, यहाँ की पाठशालाओं में। बट वो मानते थे कि ये सारी चीज़ें पढ़ना बेकार है और स्कूल में इन सारी चीज़ों को पढ़ने के का इंतज़ाम करना और उस पर पैसा खर्चा करना ठीक नहीं है, तो इनको स्कूल से हटा देना चाहिए। लॉर्ड मैकॉले भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना ज़रूरी था। मैकॉले के अनुसार पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मतलब वो ये मानते थे कि जो पूर्व के देश है जैसे कि भारत है, उनमें जो ज्ञान है वो ठीक नहीं है और वो जो इंग्लैंड का ज्ञान है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील देश वो मानते थे और उसके जैसा ही सारे लोगों को होना चाहिए, सभी देशों को होना चाहिए अगर उनको प्रगति करनी है तो। और उनके देश में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है या मानी जाती है वो सारी ठीक नहीं है, ऐसा मैकॉले मानते थे। अगला पॉइंट है, मैकॉले का मानना था कि अंग्रेज़ी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम सांस्कृतिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। उनका मानना था कि अंग्रेज़ी पढ़ने से लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता साफ हो सकता है। अंग्रेज़ी शिक्षा का भारत में प्रसार होने से अंग्रेज़ों को भारत में सहायक के रूप में काम करने के लिए सस्ते क्लर्क उपलब्ध हो सकते थे। देखिए, मेन रीज़न उनका ये भी था कि वो चाहते थे कि भारत के लोग अंग्रेज़ी भाषा सीखें और अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश शासन को ऐसे लोग मिल सके जो कि अंग्रेज़ी में काम करें। और अंग्रेज़ी में काम करने वाले लोग उनको तभी मिल सकते हैं जब उनको अंग्रेज़ी आती हो और उनके स्कूल्स में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए और वो अंग्रेज़ी भाषा की रिस्पेक्ट करें अपनी भाषाओं से ज़्यादा। तो इसीलिए उन्होंने और भी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि स्कूल्स में, पाठशालाओं में इंग्लिश भाषा को और जो यूरोपियन लिटरेचर है, साहित्य है, उनको शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएँ क्यों सिखाना चाहते थे? हस्तकलाएँ मतलब ऐसे कार्य जिनको हाथ से किया जाता है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, कला सीखनी पड़ती है और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस प्रकार काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित होंगे। इसीलिए गांधी जी बच्चों को हस्तकलाएँ सिखाना चाहते थे ताकि वे जीवन में स्वावलंबी हो सकें। मतलब कि गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ना लिखना ही नहीं है, उसके साथ में वो ऐसे काम भी सीखें जिससे कि वो अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। अगर उनको जैसे कि कोई साइकिल ठीक करना सीख सकता है, कोई कढ़ाई करना सीख सकता है, कोई खाना बनाना सीख सकता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो भी हाथों से की जाती हैं वो सारी चीज़ें भी बच्चों को पढ़ने के साथ साथ सीखनी चाहिए। 6 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज़ी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया था। यानी कि भारतीयों को ऐसा समझा दिया गया था कि वो अंग्रेज़ों की बराबरी नहीं कर सकते, बल्कि वो उनसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं और जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भारतीयों के मुकाबले में ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस शिक्षा में जहर भरा है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर असर डाला है और उनके अनुसार पश्चिम से अभिभूत होकर, अभिभूत मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर
पश्चिम से आने वाली प्रत्येक चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे, यानी कि फेवर में थे, जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और बताएं कि वे अब गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस लेसन के, जो आपको सीखने हैं और समझ